देखिए चमत्कार को नमस्कार। आप हमारी इस वीडियो के अंदर देख रहे हो आज से सही 11 दिन पहले हमारे इस खेत के अंदर हमने जब पहले सिंचाई की थी उस टाइम के ऊपर हमने जो भी खाद उर्वरक डाले थे ना वो आपके सामने गिरते हुए दिखाई दे रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे उस टाइम के ऊपर जब हमारी फसल 21 दिन की थी उस टाइम के ऊपर गेहूं की क्या स्थिति थी और आज सही 11 दिन के बाद आप ये गेहूं की फसल देखिए। वही खेत है, वही लोकेशन है, वही बीज है, वही वैरायटी है, वही खाद जो डाले थे और अभी आप देख सकते हो जो उसके रिजल्ट है ना वो आपके आंखों के सामने। जब हमने पहले सिंचाई की थी उस टाइम के ऊपर जो भी हमने उर्वरक डाले थे अपने खेत के अंदर, जो भी कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डाले थे वो आपको हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि भैया हम आज हमारी जब गेहूं की फसल 21 दिन की हो चुकी थी इसके अंदर हम पहले सिंचाई करने जा रहे हैं। पहले सिंचाई के साथ हम ये खाद उर्वरक डाल रहे हैं। आगे आने वाले जो 20 दिन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गेहूं के एक सिंगल पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलने का जो टाइम होता है वो गेहूं की पहली सिंचाई से और अगले लगभग 25 से 30 दिन होता है। मतलब गेहूं के 21वें दिन से लेकर और 55 दिन के बीच का जो टाइम होता है ना वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी टाइम के ऊपर गेहूं के एक पौधे में से निकलने वाले जो कल्लों की संख्या है ना वो बढ़ रही होती है। अगर इस टाइम के ऊपर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, थोड़ी सी भी आपने नासमझी कर दी, फसल के अंदर किसी भी तरह के पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी रहेगी तो निश्चित तौर पर आपके गेहूं की फसल से जो निकलने वाला उत्पादन है वो कम निकलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गेहूं के सिंगल पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स की संख्या किस तरह से बढ़ाई जा सके और टिलर्स जो भी निकले वो आगे चलकर टोटल के टोटल प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील किस तरह से हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं गेहूं के एक सिंगल पौधे से ज़्यादा टिलर्स की संख्या निकालने के लिए हमें कौन कौन से खाद उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है और किस टाइम पर इन खादों की आवश्यकता पड़ती है। ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आपने टाइम का सही उपयोग नहीं किया, बाद में अगर आप कुछ भी खाद डालते रहो, चाहे आप जितना मन करे कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं होगा, उत्पादन निश्चित पर घट जाएगा। तो भैया सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने जब गेहूं की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने कौन कौन से खाद डाले थे। अगर उस टाइम के ऊपर आपने फॉस्फोरिक खाद जैसे डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट या फिर एनपीके कोई भी ग्रेड है जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है वो आपने पूरी मात्रा में अपने खेत के अंदर बेसल डोज में ही दे दी है, बहुत अच्छा है। क्योंकि किसी भी फसल की जो जड़ें हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करती है फॉस्फोरस की मदद से ही, और जितना अच्छे से आपने फॉस्फोरस की पूर्ति अपने खेतों में कर रखी होगी उतना ही आपका जो पौधा आगे चलकर है ना वो मजबूत होगा, हेल्दी होगा। निकलने वाले जो टिलर्स हैं ना उनकी संख्या बढ़ेगी, ओवरऑल आपकी जो फसल है ना वो शानदार दिखेगी, शानदार आगे चलकर उत्पादन भी देगी। अगर उस टाइम के ऊपर आपने किसी भी कारणवश फॉस्फोरस की आप पूर्ति नहीं कर पाए, डीएपी वगैरह आप उस टाइम पर नहीं डाल पाए, तो आपके पास आखिरी मौका है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं, आपके पास ये आखिरी मौका है। आप जितना जल्दी हो सके, आप जब पहली सिंचाई अपने खेत के अंदर कर रहे हो तो आप लगभग 25 से 30 किलो या 35 किलो डीएपी है ना वो जरूर अपने इस खेत के अंदर पहली सिंचाई के साथ डाल दीजिए। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो आपका खेत है, जो मिट्टी है ना हमारी, वो ऊपर से भुरभुरी है और जैसे हम उसके अंदर सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के साथ जो हमारा डीएपी है ना वो नीचे चला जाएगा। दूसरी स्थिति में अगर आप ये खादें पहले आप बेसल डोज के अंदर दे चुके हो तो इस टाइम के ऊपर आपको केवल यूरिया लेना है। यूरिया के साथ आपको जिंक सल्फेट ले लेनी है। 21% वाला अगर आप ले रहे हो तो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 33% वाला ले रहे हो तो 7 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। जिंक सल्फेट की बदौलत आपकी फसल के अंदर क्लोरोफिल बढ़ेगा। जिंक सल्फेट की बदौलत आपकी फसल है ना वो अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी। और यूरिया के साथ मतलब नाइट्रोजन के साथ जिंक सल्फेट मिलकर ना, जिंक सल्फेट की ज़रूरत तो बहुत थोड़ी होती है लेकिन इसकी कमी है ना वो किसी भी फसल की ग्रोथ को रोक देती है, किसी भी फसल को पीला कर देती है, किसी भी फसल को वो ऊपर से एकदम जिस तरह से जंग सा लग जाता है ना पत्तियों के अंदर उस तरह से कर देती है और उत्पादन को 30% से लेकर 70% तक डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। बिल्कुल उत्पादन आप सोच भी नहीं सकते हो इस थोड़े से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की वजह से। तो भैया आपको जरूर अपने खेत के अंदर जिंक सल्फेट है ना वो 10 किलो या 7-8 किलो 33% या 21% वाला लेकर यूरिया के साथ डाल देना है। दूसरा, अगर आपने बेसल डोज के अंदर सल्फर नहीं दी थी तो सल्फर भी आपको देनी होगी। अगर आप बेंटोनाइट सल्फर देने जा रहे हो तो 10 किलो एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर आप पाउडर फॉर्म में 90% या 80% वाली सल्फर ले रहे हो तो आप 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। इन्हीं खादों के अंदर आप मिला के
और आपको सिंचाई से पहले अपने खेत के अंदर डाल के सिंचाई कर देनी। साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हमारे खेत के अंदर दीमक की समस्या है ना वो हर साल आ जाती है, या दीमक की वजह से हमारी फसल है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, उसके अंदर मोइला रोग लग जाता है, या फिर बहुत से खेत जिनके अंदर लगातार नमी बनी रहती है ना, या लगातार जिन खेतों के अंदर फसल पे फसल लेते चले जाते हैं ना, उन खेतों के अंदर नेमाटोड जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। तो इस अवस्था के अंदर आपको या तो आप कॉन्फिडोर 100 ml पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, या फिर इसके अंदर आप फिप्रोनिल जो रीजेंट आता है ना दानेदार, वो आप 2.5 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर छिटक सकते हो, ऊपर से आप सिंचाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके खेत कलराठ हैं, आपके वहाँ पे खारा पानी है, बिल्कुल जमीन है ना आपकी कलर टाइप की ऊपर से वो सख्त हो जाती है, पानी जल्दी से जमीन के अंदर नहीं जाता, वो भरा ही रहता है, तो उस स्थिति के अंदर तो आपको जरूर 100% आप ये गांठ बांध के रख लो भैया, आपको 3 किलो से लेकर और 4-5 किलो तक जो सल्फर है ना 90% वाली या 80% वाली पाउडर फॉर्म वाली, वो आपको इस पहली सिंचाई के अंदर यूरिया के साथ जरूर देना। चाहे दूसरा कोई चीज़ आप मत डालना, लेकिन सल्फर आपको जरूर डाल देनी है। सल्फर की बदौलत आपका खेत की जो ऊपर से बंद हुए जो रोम छिद्र होते हैं ना, विशेषकर वो खेत जो बहुत ज़्यादा कलराठे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हार्ड सोइल होती है, बहुत ज़्यादा जिनके अंदर पानी है ना वो भरा रहता, उन खेतों के अंदर तो भैया सल्फर है ना किसी रामबाण से कम नहीं है। ऊपर के जो रोम छिद्र है ना वो खुल जाएंगे, जमीन के अंदर जो पानी होगा ना वो अच्छे से टाइम से वो नीचे सोख लेगी, जमीन उसको ले लेगी, और जमीन के अंदर जो वायु संचरण है ना वो अच्छे से होगा, तो हमारे जो गेहूं की जो नीचे जड़ें है ना वो उतनी अच्छे से नीचे जमीन के अंदर जाएगी। अब ये सभी खाद उर्वरक डालने के बाद पहले सिंचाई कर देनी। सिंचाई के बाद आपको दूसरा काम जो बहुत जरूरी, अगर आपके खेतों के अंदर खरपतवार हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण कर लेना। अगर चौड़ी पत्ती खरपतवार है तो इसके अंदर आपको चौड़ी पत्ती वाले टेक्निकल यूज करने हैं। सकरी पत्ती खरपतवार जैसे कि मंडूसी है, जई है, इस तरह के खरपतवार हैं तो उनके ऊपर स्पेशल खरपतवार नाशी आ रही है, उनका स्प्रे कर देना। बाकी आपको ये खरपतवार है वो जरूर कंट्रोल कर लेने हैं। अगर चौड़ी पत्ती बथुआ या सरसों या जंगली पालक जैसे हैं तो उसके अंदर आप जो अलग्रिप के नाम से आता है वो आपको 8 ग्राम से लेकर 12 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना। निश्चित तौर पर आपके जो ये चौड़ी पत्ती खरपतवार है ना वो कंट्रोल हो जाएंगे। बहुत से खेतों के अंदर खरपतवार नाशी का स्प्रे करने के बाद ना एक झटका लगता है। अब उस झटके लगने के कारण आपने जो भी खाद उर्वरक पहले अपने खेत के अंदर डाले थे ना उनके रिजल्ट थोड़े कम दिखाई देते हैं, या फिर अगर रिजल्ट दिखाई भी देते हैं तो वो दोबारा से हमारी फसल है ना वो झटके की वजह से पीली पड़ जाती है। उस अवस्था के अंदर मैं बताता हूँ आपको एक दोबारा से स्प्रे, जैसे आप एक खरपतवार नाशी स्प्रे करते हो तो उसके लगभग 5 से 6 दिन के बाद अपनी खड़ी फसल के अंदर आपके गेहूं की फसल जब लगभग 30 दिन 32 दिन या 35 दिन के हो जाते हैं ना उस टाइम के ऊपर आपको एक स्प्रे करनी है। उस स्प्रे के अंदर आपको लेना है 1 किलो पूरा यूरिया के साथ आपको लेना है भैया आधा किलो 21% वाला जिंक सल्फेट दोबारा से। ये स्प्रे के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको फोलियर स्प्रे जो करनी है ना। साथ ही आपको लगभग 400 ग्राम से 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर आपकी फसल एकदम बिल्कुल दबी सी दिखाई दे रही है, ज़्यादा ही उसके अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है, किसी तरह का आपकी फसल के अंदर झटका ज़्यादा लग चुका है, तो आप आधा किलो फेरस सल्फेट भी ले सकते हो। इन 3-4 चीज़ों को लेके ना आपको लगभग 120 से 150 लीटर पानी के अंदर अपनी खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। दोबारा बता रहा हूँ, 1 किलो यूरिया लेना है, आधा किलो जिंक सल्फेट 21% वाला लेना है, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, आधा किलो आपको फेरस सल्फेट लेना है। इनको सभी को एक बाल्टी के अंदर घोल लेना है। घोल के लगभग 120 से 150 लीटर पानी के अंदर आपको पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। बाकी ऐसा भी नहीं कि भाई आप जब पहली सिंचाई करो दूसरी सिंचाई करो तो उसके अंदर आप यूरिया जिंक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट की अगर आपके खेत के अंदर डेफिशिएंसी है तो आप उस कमी को इस स्प्रे के माध्यम से पूरा करने की सोचो। ऐसा नहीं हो सकता भैया। इस स्प्रे के माध्यम से बस ये है कि आपकी फसल को एक झटका लग जाएगा, रुकी हुई फसल को एक बार दोबारा से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे किसी भी गाड़ी की जब बैटरी खराब हो जाती है तो उसको धक्का स्टार्ट किया जाता है ना, बस वो धक्का स्टार्ट वाला ही काम हो सकता है। बाकी आपको कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके ना अपने खेत के अंदर इन सभी पोषक तत्वों की आप पूर्ति कर दीजिए। 55 दिन से पहले आपके खेत के अंदर आपके गेहूं की फसल के अंदर जो बनने वाले टिलर्स हैं ना वो बन चुके होते हैं। उसके बाद तो भैया जो टिलर्स हैं ना उनको प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील कराना होता है। तो दोस्तों ये काम अभी आप कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी गेहूं फसल के अंदर से निकलने वाले जो टिलर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। आपके गेहूं फसल है ना एकदम लस ग्रीन हो जाएगा। आपकी गेहूं फसल आगे चलकर उत्पादन के मामले में सबसे आगे रहेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।